अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह से पॉइंट ऑफ व्यू। और जी आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मुक्तदिर खान साहब ने। आप सब सर को जानते हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी देखते हैं। और से पहले कि मैं सर की तरफ चलूं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सर के चैनल को भी और मेरे चैनल को भी। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया है। थैंक यू। थैंक यू आरजू जी, आपको सुनने वालों को मेरी तरफ से नमस्ते सलाम। और मैं कहना चाह रहा हूं कि आपकी मेरी पहली सेंचुरी पार्टनरशिप हो गई। जो पिछला वीडियो था हमारा वो सेंचुरी पार्टनरशिप हो गई। बिल्कुल गुड न्यूज। नहीं सर, बिकॉज लोगों को बहुत पसंद आ रही है आपकी बात। और सबसे अच्छी बात ये है कि आसानी से, क्योंकि आप बहुत इजी वर्ड्स में बात कर रहे होते हैं, तो हमारी सारी ऑडियंस ज्यादा आसानी से उस बात को कैच कर सकती है या समझ सकती है। तो आज भी मैं सर आपसे पूछना चाहूंगी या समझना चाहूंगी कि डेमोक्रेसी किसी भी कंट्री के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान में आपने देखा है कि कई बार फौजी हुकूमतें आई हैं। और साथ साथ इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट भी मैं आपको यही बताती चलूं, ताकि फिर मैं बीच में आपको इंटरप्ट ना करूं। वो ये कि आप क्या देखते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं, आपको कैसे लगती हैं कि आप अगर दोनों को कंपेयर करें, क्योंकि बहुत टाइम से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस वाले जो है वो फेल होते चले जा रहे हैं और बीजेपी ने बहुत जगह पर जो है सक्सेस हासिल की है। तो क्या रीजंस हैं कि जिसकी वजह से एक पार्टी जो है किसी भी गवर्नमेंट किसी भी मुल्क में एकदम से फेल हो जाती है और दूसरी कहीं आगे चली जाती है? देखिए, लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सिस्टम, लेकिन जब बेस्ट कहते हैं इसका क्या मतलब है ये समझना जरूरी है। तो अगर आप तारीख में देखें, जो सबसे एफिशिएंट स्टेट था, यानी जिस हुकूमत के अंदर किसी मुल्क ने बहुत तेजी से तरक्की की, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, वो नाजी जर्मनी था। तो 1918 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई और 1930 तक जर्मनी 15, 20, 25 साल में एक मेजर वर्ल्ड पावर दोबारा बन गया, इतनी बड़ी जंग हारने के बाद। तो लेकिन इट वॉज नॉट ए डेमोक्रेसी। फिर उसके बाद लोगों को सबको पता है कि यहूदियों पे कितना जुल्म किया गया, तकरीबन 6 मिलियन को मार दिया गया। लोग ये भूल जाते हैं कि वही गवर्नमेंट ने रोमानी, जिप्सीज वगैरह को भी बहुत मारा। तो डेमोक्रेसी को हम बेहतर सिस्टम इसलिए कहते हैं कि इट इज द बेस्ट मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। यानी अगर आप में और मेरे में इख्तिलाफ है, तो हम या तो सड़क पे जाकर जंग कर सकते हैं, लड़ सकते हैं एक दूसरे पे, या हम डेमोक्रेटिकली एक डायलॉग एस्टैब्लिश करके एक ऐसे पोजीशन पे पहुंच सकते हैं जो आपके लिए भी मुनासिब हो, मेरे लिए भी मुनासिब हो। सो डेमोक्रेसी एक ऐसा माहौल पैदा करता है मुल्क में जहां पे डिफरेंट जो तबके हैं वो एक ऐसी पोजीशन पे एग्री कर लें जो सबको एक्सेप्टेबल हो, या एटलीस्ट सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी को एक्सेप्ट हो, तो उस पे मुल्क चलता है। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी भी पार्टी को वो हर चीज मिले जो वो चाहती है, लेकिन हर पार्टी को कुछ ना कुछ जरूर मिलता है डेमोक्रेसी से। इसलिए एक किस्म से स्टेक होल्डर बन जाता है, हर सिटीजन स्टेक होल्डर बन जाती है, हर कम्युनिटी स्टेक होल्डर बन जाती है। डेमोक्रेसी का जो आइडिया है, इट वर्क्स बेटर अगर सब इंडिविजुअल्स हो, अगर हम अपनी ही फिक्र करें, रैशनल चॉइसेस, जैसा मैं अपनी ही तरक्की, अपनी ही पसंद, अपने लिए जो इकोनॉमिकली बेहतर है, अगर सिर्फ उस बेसिस पे अगर मैं इंटरेक्ट करूं गवर्नमेंट से, तो डेमोक्रेसी इज परफेक्ट। लेकिन जब हम कम्युनिटी के तौर पे इंटरेक्ट करते हैं कि मैं अपनी ट्राइब या अपनी रिलीजियस कम्युनिटी, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, तो उसमें जरा डेमोक्रेसी की एफिशिएंसी कम हो जाती है। बट अंडरस्टैंड ये है कि डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाती है डेमोक्रेसी में। और अगर कॉन्फ्लिक्ट है भी, काफी इख्तिलाफ है, अगर आधा मुल्क चाह रहा है कि हमारा मुल्क इस तरफ जाए, आधा मुल्क इस तरफ जाए, तो खाना जंगी यानी सिविल वॉर तो हो सकती है। लेकिन अगर डेमोक्रेटिकली वो वोट करते रहे, इलेक्ट करते रहे, तो दे शुड एक्सेप्ट के चले बीच में कहीं जा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, लोगों को समझना चाहिए कि इट इज नॉट नेसेसरीली मोस्ट एफिशिएंट, but it is the best and least violent approach to governance. दूसरी चीज ये है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं अपनी फैमिली से पूछा, चले रात को खाने पे कहाँ जाना है, मेरा बेटा कहता है लेट्स गो टू मैकडॉनल्ड्स, बेटी कहती है बर्गर किंग, और बेगम कहती है कुछ और मैं डिसाइड कर लेता हूँ अच्छा चलो हम कबाब स्टोर जाते हैं।
तो ये है शूरा का कॉन्सेप्ट। मैंने शूरा तो कर लिया लेकिन डिसीजन मैंने ली, बट अगर मैं सब मिलके अगर हम डिसाइड करें, समझ रहे ना, एंड द डिसीजन इज थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस, तो हर बंदा उस डिसीजन को ओन करता है। यानी अगर मैं डिस्कशन में पार्टिसिपेट करूं, अगर मेरी मर्जी की डिसीजन नहीं भी हुई, बट सिंस आई वाज कंसल्टेड, मैं उसको ओन करता हूं एंड आई विल वर्क टू अचीव दैट। तो ये एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस का। डेमोक्रेसी खाली इलेक्शन नहीं है, डेमोक्रेसी इज ए प्रोसेस जिसमें हम अपने इख्तिलाफ को रिजॉल्व करते हैं, एक दूसरे की पोजीशन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसलिए कहते हैं कि डेमोक्रेसी सबसे अच्छे वो होते हैं जहां माइनॉरिटीज की कदर की जाती है, माइनॉरिटीज के हुकूक की हिफाजत की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोगों को समझना चाहिए कि मैं माइनॉरिटीज से कंसल्ट करूं, उनकी भी राय जानूं। हालांकि अगर मैं मेजॉरिटी में हूं, मैं जो चाहा वो कर सकता हूं, लेकिन अगर उनके भी राइट्स और उनकी भी बेहतरी को मैं अकोमोडेट कर लूं तो द कंट्री गोस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डेमोक्रेसी में। तो दूसरी चीज ये है कि इंटरनेशनली भी, क्योंकि वेस्टर्न ममालिकों ने डेमोक्रेसी को इतना प्रमोट किया है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की वजह ये है कि एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर ने आज से 30-40 साल पहले एक्सीडेंटली डिस्कवर किया कि डेमोक्रेसीज एक दूसरे से जंग नहीं करते, और जंग उन्होंने डिस्क्राइब की ऐसी झड़प जिसमें 1000 लोग मारे गए। तो सिर्फ एक एनामली है, वो 1971 में इंडिया पाकिस्तान की जंग। तो जो बात लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान वाज नॉट रियली ए डेमोक्रेसी 1971 में, क्योंकि जिस तरह से जुल्फिकार अली भुट्टो ने रेस्पॉन्ड किया था इलेक्शंस वगैरह को, तो वो लोग कहते हैं कि 71 में भी इट वाज, इंडिया वाज अ डेमोक्रेसी, पाकिस्तान वाज नॉट। इसलिए किसी डेमोक्रेसीज के बीच में आज तक जंग नहीं। तो इसको लेकर, और खासतौर से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, जब से जर्मनी में डेमोक्रेसी आई है, कोई ऐसा यूरोप में बड़ी जंग नहीं है। ये पहली बार है जो रशिया और यूक्रेन में जंग हो रही है, लेकिन ये जंग ईस्टर्न यूरोप के बाद हो रही है। वेस्टर्न यूरोप में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से अभी तक कोई ऐसा बड़ी जंग नहीं हुई। बॉस्निया का एपिसोड हुआ है, बट नॉट ए मेजर वॉर जैसा वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, 7 इयर्स की जो जंग थी फ्रांस और बर्तानिया के बीच में, 100 इयर्स की भी उन्होंने जंग लड़ी है। तो वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स और स्कॉलर्स ये समझते हैं, क्योंकि वेस्टर्न दुनिया डेमोक्रेटिक बन गई है पूरी तरह से, इसलिए आपस में इतना कोऑपरेशन है, यूरोपियन यूनियन जैसे इदारे बन गए, वीजा की भी जरूरत नहीं लगती। तो सो डेमोक्रेसी इज ए ग्रेट वे टू गवर्न और इंटरैक्ट इंटरनेशनली। तो ये समझते हैं कि अगर हम डेमोक्रेसी प्रमोट करें दुनिया में, तो डेमोक्रेसी के बीच में ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। तो अब देखिए आप, अमेरिका और इंडिया की जब भी बातचीत होती है तो ये स्लोगन जरूर सुनने में आता, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, बिगेस्ट डेमोक्रेसी। और अब जो चाइना के साथ जो इख्तिलाफ हो रहा है, उसमें बाइडेन बार बार कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियन रिजीम्स है। और आप देख सकते हैं अथॉरिटेरियन लीडर एक तरह वो जुट की तरह हो जाते हैं। अगर आप अर्दोगान को ले लें, जब इमरान खान थे उनको ले लें, पुतिन, ये सारे अथॉरिटेरियन लीडर्स एक ही ग्रुप में कायम हो जाते हैं। सो डेमोक्रेसी इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का अच्छा तरीका, डोमेस्टिक हर पार्टी को इन्वॉल्व करने के लिए बेहतर तरीका है, और इट इज ऑल्सो गुड क्राइटेरिया फॉर गुड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये 3-4 चीजें हैं जिसकी अहमियत बढ़ जाती है। तो अब दुनिया में कई ऐसे थिंक टैंक्स और क्या कर सकते हैं आप, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है जो डेमोक्रेसी को मेजर करते हैं। तो अगर आप कैसा मेजर करेंगे तो उसके कई टुकड़े कर देते हैं। तो एक जो अहम चीज ये है कि आपके इलेक्शंस फेयर एंड फ्री हो, और नंबर 1, नंबर 2 रूल ऑफ लॉ हो। रूल ऑफ लॉ बहुत अहम चीज है। मिसाल के तौर पे जो मॉडर्न कंट्रीज और प्री मॉडर्न, यानी जो आज से 3-4 साल पहले जो बादशाहियत थी, बादशाह जो रूल बनाता था वो दूसरों के लिए होता था, खुद के लिए नहीं।
लेकिन रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि जो लॉ मुल्क का लॉ बन गया वो सबके लिए है, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या किंग जो भी है आप, ये सबसे बड़ा फर्क, यानी गवर्नमेंट भी उस लॉ के तहत आ जाती है। रूल ऑफ लॉ तो डजंट मैटर कि किसके खिलाफ, ये अमेरिका में अब कितनी बहस चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने डॉक्यूमेंट्स को बगैर क्लासिफाई करे अपने घर लेके चले गया, तो उसने लॉ वायलेट कर दिया। तब अंडर रूल ऑफ लॉ अगर आप फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे तो भी आपके ऊपर वही सजा लागू हो जाएगी जो अगर उसकी सेक्रेटरी ये काम करता। तो रूल ऑफ लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखेंगे कि जो डेवलपिंग मुल्क है उसमें ये बहुत कमजोर चीज है रूल ऑफ लॉ, यानी लोग अपने ही रिश्तेदारों को हेल्प करते हैं, जब गवर्नमेंट आ जाती है एक पार्टी की तरफ, बाद वक्त एक ट्राइब की तरफ फेवर करता है। तो रूल ऑफ लॉ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। और तीसरे इंडिविजुअल हुकूक के गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट की कई व्यू होते हैं। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट को एक नेसेसरी ईवल के तौर पे देखा जाता है। अगर इंसान फरिश्ते होते तो हमें गवर्नमेंट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम फरिश्ते नहीं हैं, हमसे हो जाती हैं गलतियां, क्राइम्स भी हो जाती हैं, हम खुद गर्जी में चीजें भी करते, इसलिए गवर्नमेंट की जरूरत होती। लेकिन गवर्नमेंट एक पैराडॉक्स है, अगर गवर्नमेंट कमजोर है तो वो हमको हमारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकती। अगर गवर्नमेंट मजबूत हो जाती है तो फिर वो हमारे हुकूक को वायलेट भी कर सकती है। आपके हर काम पे, आप देखें चाइना में जो सोशल इंडेक्स है वो मॉनिटर करता है हर शख्स को पूरी तरह से। आपका क्रेडिट हिस्ट्री जैसा वेस्ट में देते हैं ना, क्रेडिट हिस्ट्री, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बेसिस पे आपको लोन मिलती, तो वैसा आपका पूरा रवैया, आप किस चीज पे यकीन करते हैं, क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, रोजे रखते हैं, हर चीज अगर गवर्नमेंट वॉच करने लगेगी तो आपको बिल्कुल आजादी नहीं। अगर गवर्नमेंट बहुत मजबूत होगी तो आप आजाद नहीं रहेंगे, अगर गवर्नमेंट कमजोर हो गई तो आपको दूसरों से नहीं बचा सकती, तो फिर आजादी, आपकी इंडिपेंडेंस आपकी जेपीडी में आ जाती है। तो ये जो पैराडॉक्स है कि वी वांट ए स्ट्रांग गवर्नमेंट बट इट शुड नॉट बिकम ओप्रेसिव, उसके लिए बहुत जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इंडिविजुअल्स को देते हैं। तो एग्जाम्पल, अमेरिका में जब कॉन्स्टिट्यूशन नया लिखा गया था, कई स्टेट्स इसको रेटिफाई इसलिए नहीं कर रहे थे कि उसमें गवर्नमेंट की ताकतें तो थी लेकिन लोगों की हुकूक नहीं थे। इसलिए अमेरिका के जो 10 अमेंडमेंट्स हैं जिसे बिल ऑफ राइट्स कहते हैं, वो बेसिकली राइट कहते हैं कि गवर्नमेंट बगैर किसी वजह आपको अरेस्ट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट आपको बोलने से रोक नहीं सकती, गवर्नमेंट आपके मजहब के मामले में दखल नहीं दे सकती, गवर्नमेंट आपको ट्रैवल करने से रोक नहीं सकती। तो ऐसे कई इंडिविजुअल राइट्स हैं। तो डेमोक्रेसी में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ह्यूमन राइट्स को एक्नॉलेज किया जाए और उसको रोका जाए। गवर्नमेंट आपसे ये ना कहे कि आप ये मजहब पे नहीं चल सकते, या इनसे शादी नहीं कर सकते, या ये बिजनेस नहीं कर सकते आप, या गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते, या नई पॉलिटिकल पार्टी आप नहीं स्टार्ट कर सकते। ये सारी चीजें गवर्नमेंट नहीं करना चाहिए एक डेमोक्रेसी में। तो ये 3 चीजें अगर आपके सुनने वाले याद रख लें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रूल ऑफ लॉ जरूरी है, यानी हर शख्स, प्राइम मिनिस्टर हो या बहुत से फकीर हो, दे हैव टू बी फॉलोइंग द सेम लॉ। अलग अलग लॉ नहीं होगा, मर्द हो या औरत हो, किसी भी मजहब से हो, किसी भी से हो, बिलियनर हो, गरीब हो, सेम लॉ, एवरीबडी इज अंडर इक्वल लॉ। तो इस पे इंडिया में तो काफी बहस हो रही है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है तो इट्स नॉट अ फुल डेमोक्रेसी। तो इट्स इंटरेस्टिंग चीज, उसकी कभी हम बात करेंगे। और दूसरी चीज है रूल ऑफ लॉ, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, और तीसरी चीज ये डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीजें हैं। और एक मैं चीज डेमोक्रेसी पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल थिंक टैंक्स वगैरह इस क्वालिटी चीजों को लेकर, और ये जो आजादी है बोलने की, इस आजादी की 3-4 चीजें हैं। एक तो मजहबी आजादी, कि आपको जो सोचना आप चाहते हैं, इस चीज पे आप यकीन करना चाहते हैं, उसकी आपको आजादी हो, गवर्नमेंट प्रेफर ना करे, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपको जो बोलने की आजादी हो वो भी हो, तो उसका मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी आप और मैं जो ये कर रहे हैं, दिस शोज के देयर इज फ्रीडम इन द वर्ल्ड। अगर आपको और मुझको खुल के बात करने से डर लगा
کہ اگر میں یہ کہہ دوں ٹی وی پہ یا یہ کہہ دوں یوٹیوب پہ تو پولیس میرے گھر پہ کھٹکا مارے گی اور مجھے بند کر دے گی. تو وہاں پہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ویری امپورٹنٹ ان اے ڈیموکریسی. آزادی بھی ہو لوگوں کو اور ان کی گورنمنٹ ان کی حفاظت بھی کرے. سو یو نیڈ اے اسٹرانگ گورنمنٹ وچ از ریسٹرینٹ. تو کہتے ہیں ایک بہت ہی کانسیپٹ ہے لیوائتھان چینج، یعنی ایک بہت ہی بڑا مضبوط چیز بنائے لیکن اس کو زنجیروں میں رکھے تاکہ وہ طاقت اپنی پبلک کے خلاف نہ رکھے، وہ طاقت باہر ایکسٹرنل فورسز اگر تھریٹن کرے تو اس کے لیے مضبوط رکھے. تو یہ 4-5 کرائٹیریا کو لے کر اب تو گڈ گورننس بھی ایڈ کر دیے، کرپشن وغیرہ بھی نہ. کئی تھنک ٹینکس ہے جو ڈیموکریسی کو میجر کرتے ہیں ڈیموکریسی انڈیکس پر. تو انہوں نے کیا کیا ہے، دنیا کو 4 قسم کے ملکوں میں ڈیوائڈ کیا. ایک فل ڈیموکریسی جس میں یہ ساری چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ اویلیبل ہے. وہ یورپین کنٹریز ہوں گی سر یقیناً، ایشین کنٹریز شاید ہی ہو کوئی. میں آپ جب یہ ویڈیو لگائیں گی تو میں چیٹ میں جا کر نیچے وہ لنک لگا دوں گا ڈیموکریسی انڈیکس کا، تو آپ کے سننے والے اس کو لنک کو جا کر دیکھ سکتے ہیں. اگر 4-5 لوگ اس کو لائک کر رہے ہیں تو وہ اوپر ہی رہے گا. تو 4 قسم کے ایک فل ڈیموکریسی کہتے ہیں، اور فل ڈیموکریسی صرف 20 ہے دنیا میں. اس میں ایشیا سے جاپان اور ساؤتھ کوریا بھی ہے، اور ساؤتھ امریکہ سے کوسٹاریکا اور اروگوئے بھی ہے. لیکن باقی کے سارے نارتھ ویسٹرن یورپین ملک ہیں، اور کینیڈا ہے، نیوزی لینڈ بھی ہے، امریکہ نہیں ہے اس میں، فرانس بھی نہیں ہے. تو پہلی کیٹیگری ہے فل ڈیموکریسی. سیکنڈ کیٹیگری ہے اس کو کہتے ہیں فلاڈ ڈیموکریسی، یعنی ڈیموکریٹک ہے لیکن اس میں کوئی کمزوریاں ہیں کسی ایک چیز پر، جیسا مائنورٹیز کو، جیسا امریکہ میں افریقن امریکنز کے ساتھ برا ٹریٹ کیا جاتا ہے. پیٹریٹ ایکٹ جب پاس ہوا تو انڈیویجول حقوق کو مارے گئے. تو امریکہ، فرانس، انڈیا اور اسرائیل جیسے ملک یہ فلاڈ ڈیموکریسی میں ہے. یہ 50 ہیں دنیا میں. پھر جو تھرڈ کیٹیگری ہے اسے کہتے ہیں ہائیبریڈ. تو ہائیبریڈ ایسے ملک ہیں جہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں لیکن ڈیموکریٹک نہیں ہے، وہ اتھارٹیرین ہے، جس میں بنگلہ دیش، پاکستان بھی آتا ہے، ترکی بھی آتا ہے. اور جو چوتھی کیٹیگری ہے وہ فل فلیج اتھارٹیرین ہے، جس میں چائنا، سعودی عربیہ، رشیا جیسے ملک آ جاتے ہیں، جس میں آپ کو نہ تو انڈیویجول حقوق ہے نہ تو الیکشن آر فیئر. تو یہ جو 4 کیٹیگری ہے اس میں انڈیا ساؤتھ ایشیا میں سب سے اونچے درجے پہ، یعنی فلاڈ ڈیموکریسی ساؤتھ ایشیا میں صرف 2 ہیں، وہ سری لنکا ہے اور انڈیا ہے. اور بنگلہ دیش اور پاکستان جو ہے سو ہائیبریڈ کیٹیگری میں آتے ہیں. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب انٹرنیشنلی، جیسا آپ کہتے ہیں نا کہ موڈیز کی ریٹنگ آ جاتی ہے جس کے بیسس پہ آپ کی ملکوں کی کریڈٹ دیکھی جاتی ہے، اور اس کے بیسس پہ آپ کو ورلڈ بینک، IMF سے لون بھی دیے جاتے ہیں، اور آپ کا انٹرسٹ ریٹ آپ کی وہ ریٹنگ کے بیسس پہ ہوتا ہے. تو یہ ڈیموکریسی انڈیکس بھی ویسے ہی کام کرتا ہے کہ جب ملک آپ کے ساتھ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ آؤٹ آف دا بلو اگر کوئی کمپنی یہ سوچے ٹھیک ہے ہمارا بزنس انڈیا شفٹ کرتے ہیں، تو ون آف دا تھنگس دے ول سی اس کے ڈیموکریسی انڈیکس پہ یہ ملک کہاں ہے. کیا میرے ساتھ، میں فورن کمپنی ہوں، کیا میرے ساتھ بھی ویسا ہی ٹریٹ کیا جائے گا جیسا ڈومیسٹک کمپنی ہے؟ کیا میرے ساتھ اگر کوئی غلطی ہو گئی تو کین آئی ٹرسٹ دیئر لیگل سسٹم؟ تو یہ سارے سوال کے جواب وہ ڈیموکریسی انڈیکس سے ان کو دا فرسٹ گلاس میں مل جائیں گے. بعد میں تو وہ خود ریسرچ کر لیں گے اپنی اسپیسیفک. تو یہ ساری چیزیں ڈیموکریسی کی ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، لیکن پاکستان میں تو خیر ہمیشہ سے یہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر فوجی گورنمنٹس آتی رہتی ہیں اور ڈیموکریسی ہمارے یہاں اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے. لیکن اگر ہم بھارت کو دیکھیں تو سر وہاں پہ ڈیموکریسی ہمیشہ سے بہت مضبوط رہی ہے، مگر کچھ سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ BJP کی گورنمنٹ بہت اسٹرانگ جا رہی ہے، اور اکانومی ہو چاہے فورن پالیسی ہو، اس میں انہوں نے کافی اچھا کام کیا ہے. آپ کے خیال سے کانگریس اور BJP میں کیا ڈفرینس ہے، اور کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ BJP آگے رہی ہے اور کانگریس جو ہے مسلسل ایک طرح کا ہم ان کو فیلئر ہی ان کا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، انڈیا ہمیشہ سے پیدائشی ڈیموکریسی ہے، یعنی انڈیا میں ہر شخص کو
डेमोक्रेटिक राइट्स मिल गए थे जिस दिन इंडिया पैदा हुई। जैसे अमेरिका में 1920s में औरतों को हुकूक मिले, राइट्स वोटिंग के, अफ्रीकन अमेरिकन को 1965 तक मुश्किल था। तो अमेरिका डेमोक्रेसी तो थी 250 साल से, लेकिन बहुत ही फ्लॉड थी, खाली मर्द जो लैंड ओन करते, गोरे मर्द, फिर उसके बाद तो इट हैज इवॉल्व। लेकिन इंडिया अचीव्ड इट राइट ऑन डे वन कि काफी डेमोक्रेसी, लेकिन देयर हैव ऑलवेज बीन प्रॉब्लम्स, और ये प्रॉब्लम्स पार्टली गुर्बत की वजह से, क्योंकि बहुत कमजोर मुल्क था, क्योंकि गरीब था और इंटरनेशनल डेवलपमेंट की एड पे भी डिपेंडेंट था। तो गरीब मुल्कों के लिए डेमोक्रेसी समटाइम्स बिकम्स अ लग्जरी, यू नो टू डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनाने में काफी रिसोर्सेस लग जाते हैं। तो एक चीज ये है, लेकिन द गुड न्यूज इज कि हमेशा से एक ऐसे 2-3 पीरियड्स गए हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के इंडिया हैड सडनली बिकम एन अथॉरिटेरियन स्टेट। तो इंडिया की तारीख में वो 2-3 साल बताए जाते हैं जब व्हेन इंडिया वाज नॉट ए डेमोक्रेसी। फिर उसके बाद इंडिया बिकेम डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिवली डेमोक्रेटिक, मतलब कोशिशें की गई कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो बिछड़े हुए तबकात हैं, उनको मेन स्ट्रीम किया जाए, और मेन स्ट्रीम में ना सिर्फ उनको एक इकोनॉमिक्स की मदद की जाए, उनको जॉब्स दिया जाए, उनको तालीम दिए जाए। देखिए, जिनके पास तालीम नहीं होती, जिनके पास गुर्बत है, डे वेजेस पे होते हैं, उनको डेमोक्रेसी वगैरह के लिए वक्त नहीं होता। मतलब आप अपना जॉब छोड़ के जाएं, 3-4 घंटे लाइन में खड़े रह के वोट डालें, अगर छुट्टी भी है उस दिन तो जो डे वर्कर है उनके लिए तो इनकम ही नहीं होगी ना, इसलिए ऑफन जो गरीब लोग हैं वो पिछड़ जाते हैं। लेकिन इंडिया में इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन हमेशा 60% के ऊपर ही रहा है। तो कांग्रेस के जमाने में तो वो 70s का एक धब्बा कांग्रेस के ऊपर लगा हुआ है इंदिरा गांधी के जमाने का, कि इन्होंने डेमोक्रेसी को पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर दिया। और जहां तक कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, पहले खुशखबरी ये है कि 21 से 22 में इंडिया हैज गॉन 7 रैंक्स इंप्रूव हो गई है डेमोक्रेसी में। यानी अब इंडिया का रैंक शायद 46-47 है, और पिछले साल वो 50s में आ गई थी। तो इंडिया में काफी उसके मीडिया में काफी धूम हुई थी कि इंडिया इज फॉलिंग। और एक स्वीडिश थिंक टैंक ने, वी डेम है उसका नाम, उसने एक अल्फाज लिया था, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, ऐसा कोई लफ्ज लिया था इंडिया के ऊपर। तो और इंडिया का जो सबसे डेमोक्रेटिकली जो सबसे कमजोर एस्पेक्ट है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस में बहुत नीचे आ गया है। इसकी रैंकिंग 153 हो गई है पिछले 3-4 दिन में। और अभी देखें पिछले 2-3 दिन में जो एक किसी ऑर्गेनाइजेशन, उसको कहते हैं सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो मुस्लिम्स का है, तो उसके ऊपर रेड्स वगैरह हो रही हैं। ऑक्सफैम पे रेड हो गया, एमनेस्टी इंटरनेशनल को बंद कर दिया गया इंडिया में। कि जो ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन थे उनको टारगेट किया था। तो उस चीजों में, लेकिन जो सबसे कमजोर पीरियड रहा है इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग इंडिया का अंडर भारतीय जनता पार्टी, वो 2019 इज द वर्स्ट ईयर, जिसमें 3-4 चीजें ऐसी हुई। एक तो जो कश्मीर पे जो मेजर्स लिए गए 370 के निकालने के बाद, 370 was not is a constitutionally सही प्रोसेस था, लेकिन उसका तरीका कार डेमोक्रेटिक नहीं था। मतलब उन्होंने जिनको सबसे ज्यादा वो लॉ असर करती है, वो कश्मीरी है, उनको उतना कंसल्ट नहीं किया गया कि भाई हम तुम्हारा स्टेटस चेंज कर रहे हैं तो आपका क्या ख्याल है। सो दे वर नॉट कंसल्टेड, और उनकी नौयत बदल गई, वो स्टेट से जाके यूनियन टेरिटरी बन गए वगैरह। उसके बाद जो इंटरनेट काटा गया और फौजें तैनात की गई, ऑल ऑफ दैट के वजह से इंडिया की रैंकिंग इंटरनेशनली काफी गिरी थी 2019 में। फिर जो CAA के लॉ पास होने के बाद भी इंटरनेशनल ओपिनियन काफी गिर गया था। फिर उसके बाद प्रेस पे भी काफी दबाव हुआ, इंडिया में काफी प्रोटेस्ट हुए, शानबाग के प्रोटेस्ट वगैरह हुए, फिर फार्मर्स का भी जो प्रोटेस्ट हो रहा था, फिर जिस तरह से उनके साथ गवर्नमेंट ने 1 साल तक तकरीबन उनसे बात नहीं की, राइट। तो इस वजह से इंडिया की अंडर बीजेपी डेमोक्रेटिक स्टेटस बहुत गिर गया था। मतलब 40s से वो 50s में, बाद जगह 60s में आ गई थी रैंकिंग। लेकिन पिछले 1 साल से थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, कि फिर से वापस
इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव हुई और पिछले 1-1.5 साल में ऐसा कोई बड़ा एपिसोड नहीं हुआ जिससे आप इंडिया की डेमोक्रेसी के ऊपर उंगली उठा सकते हैं। और इन सारी चीजों के बावजूद जो यूपी के इलेक्शंस हुए, किसी ने नहीं कहा कि ये अनफेयर इलेक्शंस हैं, हर पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया। तो इलेक्शंस भी काफी फेयर, काफी इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, काफी एलैबोरेट तरीके से होते हैं। तो किसी ने नहीं क्वेश्चन किया द लेजिटिमेसी। जैसे अमेरिका में अब कह रहे हैं कि के इलेक्शन फेयर, आधा मुल्क कहता है कि 2020 का इलेक्शन वाज नॉट फेयर, फिर दूसरा जो आधा है वो कहता है कि 2016 का इलेक्शन वाज नॉट फेयर। तो अमेरिका में इलेक्शंस की लेजिटिमेसी कम हो गई है। इंडिया में अभी भी इलेक्शंस की लेजिटिमेसी कम नहीं हुई। बीजेपी जीते या ऑपोजिशन जीते, कोई ये नहीं कहता कि इलेक्शन अनफेयर हो रहे हैं। सो दैट इज ए गुड न्यूज। लेकिन इंडिया जिस तरह से लीडर बनना चाहता है दुनिया का, कम से कम इट शुड बी इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फुल डेमोक्रेसीज, ना कि और ये इंडिया के लिए मैं कहता हूं कि इंडिया शुड बी वरीड कि इट इज नॉट द बेस्ट डेमोक्रेसी इन एशिया। साउथ कोरिया, ताइवान और मलेशिया और जापान are rated above India in terms of Asian democracy. The 4 democracies are better than India. So India has to at least minimum become the best democracy. और उसके लिए देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज उसका पॉपुलेशन है। 40-50 मिलियन लोगों को, जैसे ये छोटे छोटे मुल्क है स्वीडन वगैरह, इनकी रैंकिंग इतनी हाई है। न्यूजीलैंड की तो इंडिया की क्रिकेट टीम से जरा बड़ी है, समझे। न्यूजीलैंड पूरा मुल्क इतना सा छोटा सा आबादी, तो उनके लिए इनको एजुकेट करना, इनको मेन स्ट्रीम करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन इंडिया के लिए 1.4 बिलियन लोगों को मेन स्ट्रीम करें, और उसमें भी कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। उसके छोड़ दें आप, हमारे पास मेरे ख्याल से आदिवासी यानी जो जंगलों में रहते हैं, इंडिजिनस पीपल, जो अभी मॉडर्नाइज भी नहीं हुए, यानी वो 21st सेंचुरी छोड़ दें आप, वो 1000 साल पीछे है इन टर्म्स ऑफ एक डेवलपमेंट। तो उनकी आबादी न्यूजीलैंड से ज्यादा हो गई इंडिया में। तो इन सब को मॉडर्नाइज करें, इनको एजुकेट करें, इनको शहरों में लाएं और इनको डेमोक्रेटिक बनाएं। इट इज अ डिफिकल्ट थिंग इन द लॉन्ग रन। मैं कहता हूं कि हिस्टोरिकली अगर देखा जाएगा तो अमेरिका के बाद आई थिंक जो सबसे इनक्रेडिबल डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट हुआ है दुनिया में, वो इंडिया में हुआ। अमेरिका ने दौलत के सहारे जल्दी से डेमोक्रेटिक बन गई, इंडिया गुर्बत में। और आप देखें बांग्लादेश भी अब थोड़ा बैकवर्ड हो गया है, लेकिन अगर आप बांग्लादेश को 7-8 साल पहले भी देखते तो वो भी काफी लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट था। अब वो भी अथॉरिटेरियन कैटेगरी में आ गया। उसका मेरे ख्याल से 75 है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर खैर गलती तो हर गवर्नमेंट से होती है। ऐसा नहीं है कि बड़ी से बड़ी भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी तो वो एकदम परफेक्ट जा रही होगी और कोई मिस्टेक्स नहीं हो रही होंगी। इसी तरह से भारत में भी 2-4 चीजें हुई हैं, जिसको अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया और उसके बाद आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं। बल्कि आगे क्या, बहुत आगे बढ़ते हुए दिखा हमने भारत को देखा है। लेकिन सर इसके अलावा जो है कांग्रेस को हम मुसलसल फेल होते हुए देख रहे हैं, और तरह तरह के उनके वो रैलीज भी निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो और ये वो। तो आपके ख्याल से कि क्यों जो है एक दूसरी अपोजिशन पार्टी जो है वो इतनी कमजोर हमें नजर क्यों आती है बीजेपी के मुकाबले में? ये ठीक है कि बीजेपी के अपनी सक्सेसेस हैं, उन्होंने बहुत मेहनत भी की है, बहुत उनसे गलतियां हुई तो वो भी एक होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ठीक है, उसके बाद उन्होंने उसको कंट्रोल भी किया। लेकिन कांग्रेस पहले हमने बहुत देखा था कि कई साल उनकी गवर्नमेंट रही, लेकिन अब वो कहीं आसपास भी नजर नहीं आते बीजेपी के। देखिए क्या कहना चाहिए, फंडामेंटल कैरेक्टर फ्लॉज हो गए हैं कांग्रेस में। एक तो ये है कि कांग्रेस में डिसिप्लिन नहीं है जिस तरह बीजेपी में डिसिप्लिन है, और बीजेपी का जो करंट लीडरशिप है उसका डिसिप्लिन आरएसएस का जो ट्रेनिंग इनको मिली है वहां से आता है। शादी वादी भी नहीं की नरेंद्र मोदी ने, फैमिली के साथ नहीं है, दूसरे ऐसे मतलब फोकस्ड उनका सिर्फ मुल्क पर है ना। तो जैसा जेजुइट्स होते हैं कैथलिक्स के, वैसे है ये आरएसएस के कई ऐसे एक्टिविस्ट जो भारतीय जनता पार्टी के थ्रू गए। तो एक पर्सनल डिसिप्लिन है,
दूसरा, पॉलिटिकल डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है। आप बहुत कम देखेंगे कि बीजेपी को छोड़कर इधर उधर दूसरे पार्टीज में जा रहे हैं, इधर मुंह उधर मुंह, लेकिन दूसरे पार्टीज के लोगों को आप देखते हैं वो स्विच होकर बीजेपी में बहुत आ जाते हैं, फिर चले जाते। तो एक के पिछले 5-10 साल में, जब से मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट खत्म हुई, इनफैक्ट मनमोहन सिंह के जो लास्ट 2-3 साल थे वो काफी करप्शन वगैरह में आ गए थे। तो मनमोहन सिंह के बाद से तो एक किस्म से पार्टी में डिसिप्लिन नहीं रहा, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस में करप्शन बहुत बढ़ गया है जो दूसरे पार्टीज में नहीं है। बीजेपी का देखिए आप, पिछले 8 साल में ऐसे कोई मेजर स्कैंडल नहीं हुए। लोग कहते हैं कि 2 गुजरातियों ने इंडिया को बेच दिया, 2 गुजरातियों ने खरीद लिया। बेसिकली मोदी, अमित शाह और अंबानी और अदानी की बात करते हैं कि वो पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं ना। लेकिन वो पर्सनल करप्शन नहीं है, उसके पैसे जेब में नहीं जा रहे हैं मोदी के या अमित शाह के, एटलीस्ट जहां तक मतलब पब्लिक में तो ऐसा कोई करप्शन का जिक्र नहीं है, परसेप्शन नहीं है। ऑपोजिशन उनके खिलाफ पॉइंट करके नहीं कह सकती कि आप लोग करप्शन। तो करप्शन इस गवर्नमेंट में बनिस्बत है। तो और जो तीसरी चीज ये है, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो नेहरू की फैमिली थी, अब वो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। तो ये जो सोनिया गांधी की के बाद से जो आई ये जो लीडरशिप है, राजीव गांधी को ले लें, राजीव की जो बहन है, तो लोग कहते हैं कि वो तो मेरे ख्याल से थोड़ी हटी हुई भी है, थोड़ा नॉट फुली बैलेंस, मतलब इमोशनल इस तरह के। और राहुल गांधी की जो लीडरशिप है क्वाइट अनकरिस्मेटिक। और अब ये जो यात्रा भी ले गए, लोग कहते हैं कि बीजेपी से डरता है, दिस कैन बी ए गेम चेंजर वगैरह, ये विशुअल थिंकिंग है कि कोशिश कर रहे हैं कि वो मतलब बहुत ही एलिटिस्ट इमेज आ गया है ना उनका। तो एक बिहार के एक लीडर है, उनका नाम है नीतीश कुमार। लोग कहते हैं कि वो ब्रिज भाषा में बात करते हैं, तो दैट इज हिज कैरिस्मा। राहुल गांधी को तो समझ में भी नहीं आएगा। तो और फिर ही इज नॉट एज हार्ड वर्किंग एज बीजेपी के लीडर। अगर आप यूपी के इलेक्शन में देख लें तो मेरे ख्याल से यूपी के नेशनल लीडर्स बीजेपी के बिहार यूपी के इलेक्शन में ज्यादा मेहनत की बनिस्बत है राहुल गांधी। तो एक चीज है कि ही इज नॉट एज हार्ड वर्किंग। तीसरी चीज ये है कि बिकॉज ऑफ दिस मतलब हॉलोइंग आउट नाम का एक लफ्ज है इंग्लिश में, कि अंदर से खोखला होते जा रहा है। तो कांग्रेस खोखली हो गई है। इट डज नॉट हैव आइडियाज, इट डज नॉट हैव लीडरशिप और करिश्मा। इंडिया जैसे मुल्क में करिश्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक इंडिया में एक मूवी बना था कॉल राजनीति, अगर आपने नहीं देखी तो देखिए सर, मैंने आप देखें राजनीति में आप देखते हैं कि पॉलिसी कुछ भी किसी की नहीं थी, वो सिर्फ करिश्मा पे चल रहा था, राइट? करिश्मा, फैमिली, लेगेसी वगैरह। तो दैट इज अ वेरी गुड। मैं अपने स्टूडेंट्स को राजनीति दिखाता हूँ यहाँ पर, वो उनके तो दिमाग दौरान आ जाते हैं। यहाँ पे बेचारे अमेरिका में पढ़े लिख के पैदा हुए बच्चे, दे कांट इमेजिन ए डेमोक्रेसी लाइक दैट। फिर उनको थोड़ा बहुत महाभारत और गॉडफादर भी बताना पड़ता है टू अंडरस्टैंड दैट मूवी। तो इंडिया में ये जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन। लोग कहते हैं कि बीजेपी की जो खास तौर से मोदी है इज वेरी करिश्मेटिक। जब वो तकरीरें करते हैं, राहुल गांधी कैन नॉट मैच हिज करिश्मा। अनफॉर्चुनेटली इंडिया की सियासत इज still very dominated by northern Hindi speaking belt. तो साउथ से सिर्फ नरसिम्हा राव जो मेरे स्टेट से आए हैं, who was प्राइम मिनिस्टर, और नरसिम्हा राव का और मनमोहन सिंह का जो पहला टर्म है वो वन आफ्टर द अदर था। दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट कांग्रेस पीरियड्स मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी वगैरह बेहतर हुई। लेकिन अब जो शशि थरूर हैं वो केरला से हैं, वो बहुत करिश्मेटिक भी हैं, लेकिन अंग्रेजी में करिश्मेटिक हैं। वो हिंदी बोलेंगे तो मतलब जैसा कि आपको कभी लोग रोक के बोलते हैं, कैन यू टेल मी ये बस दिल्ली बस जाती है क्या ताजमहल, उस तरह का साउंड करते हैं वो, लाइक टूरिस्ट की तरह जब हिंदी में बोलने की कोशिश करते हैं। सो हिज करिश्मा इज इन इंग्लिश, और वो बहुत लिमिटेड है इंडिया के लिए, लेकिन ही हैज आइडियाज। और उनके अलावा अभी ऐसा कोई मेजर लीडर नजर नहीं आ रहा था। तो कांग्रेस का प्रॉब्लम ये है कि दूसरी चीज ये है कि जो अल्टरनेटिव बीजेपी के लिए बन रही है इंडिया में, वो रीजनल पार्टीज आ गई हैं। तो रीजनल पार्टीज का एडवांटेज ये है कि वो लैंग्वेज का सहारा है।
तो मिसाल के तौर पे तेलंगाना स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर है वो नॉन बीजेपी लीडर के, तो वो तेलुगु में बात करते हैं। राहुल गांधी उनसे कंपीट नहीं कर सकते, और क्योंकि उन्होंने लीडरशिप कांग्रेस, ये जो सोनिया गांधी की जो तानाशाही है कांग्रेस के अंदर, उन्होंने रीजनल लीडर्स को हनपने नहीं दिया। तो देयर आर नो स्टार्स, दिस इज अ पार्टी विदाउट स्टार्स। तो अगर आंध्रा में कोई ऐसा कांग्रेस का लीडर होता जो कैरिस्मेटिक हो, जो तेलुगु में बात कर सकता है, जो लोग रिलेट कर सकते हैं, तो उससे वो वहां पे इट वुड राइज ना। तो ये नहीं हो रहा। वो साउथ में तो बिल्कुल ही राजीव गांधी की पर्सनालिटी ना तो कैरिस्मेटिक लगती है, ना वो रिलेटेबल है। तो इस वजह से भी मुझे लगता है कि कांग्रेस इज नॉट गोइंग टू प्रेजेंट ए पॉलिटिकल ऑप्शन, तो अभी नहीं है। तो जहां तक के बीजेपी के सवाल है, उनकी वही पोजीशन है अब जो कांग्रेस की पहले हुआ करती थी कि कोई नेशनल ऑपोजिशन ही नहीं है। कांग्रेस तकरीबन 50 साल तक हुकूमत की इंडिया पर, बिकॉज दे जो है सो उनको नेशनल ऑपोजिशन कुछ भी नहीं था, रीजनल ऑपोजिशन हुआ करता था कांग्रेस के लिए भी। तो अब बीजेपी की भी वही पोजीशन हो गई कि इट इज बिकम नेशनली डोमिनेंट, ऑपोजिशन उनको सिर्फ रीजनली आ रहा है। तो जो आइडियाज है वो रीजनल आइडियाज हैं। तो जो रीजनल पार्टीज तो समझ गए कि बीजेपी को रीजनली हरा सकते हैं, बट लेकिन उनका जो विजन है वो रीजनल है। तो आप तेलंगाना का विजन लेके आप कर्नाटका में नहीं लगा सकते, या बिहार में वो विजन नहीं चलेगा। तो बीजेपी के लिए नेशनल विजन का भी चैलेंज नहीं है, ना तो नेशनल लीडरशिप का चैलेंज है, ना विजन का चैलेंज है। इसका मतलब बेसिकली मैं आपको कह रहा हूं कि 2024 के इलेक्शन में शायद बीजेपी फिर दोबारा मेजॉरिटी लेकर आएगी। बिल्कुल, जहां तक मैं समझ पाई हूँ इस वक्त की गवर्नमेंट को भारत की, तो मैंने ये देखा है कि उनकी टीम बहुत स्ट्रांग है। नरेंद्र मोदी जी की, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर हों या दूसरे मिनिस्टर्स हों, कि उनकी टीम बहुत जरूरी होती है। क्योंकि हमारे यहाँ जब लास्ट टाइम इमरान खान साहब आए थे तो उन्होंने कहा था उनके पास टीम है जिससे वो सारे काम जो है वो पाकिस्तान के कर लेंगे और कई चीजें संभाल लेंगे जो वो नहीं कर पाए। तो ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ जो उनके साथ टीम जो उन्होंने रखी है वो बहुत स्ट्रांग है। इसी वजह से शायद हम देख रहे हैं कि भारत जो है वो हर फील्ड में आगे बढ़ता जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। आई होप कि जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।